हेलो क्लास टेंथ। आज हम क्लास टेंथ आर डी शर्मा एक्सरसाइज 3.4 के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है कंडीशन फॉर सोल्वेबिलिटी। इस बात का मतलब ये है बच्चा कि कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल है, नहीं है। ये सब बातें कैसे पता करते हैं हम? कोफिशिएंट्स के रेशियो को देखकर पता करते हैं, है ना। तो ये बात अगर तुम्हें नहीं पता है तो एकदम आराम से थोड़ा सा देखना, समझने की कोशिश करना। कंप्लीट एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। अभी हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं और फिर लाइव क्लास में हम इनके वीडियो सॉल्यूशन एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देखो तीन तरीके के होते हैं हमारे पास। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये सुनो, पता है इतना हमें? हाँ, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइंस आर पैरेलल, मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते थे तो नो सॉल्यूशन आता था जब वो पैरेलल होती थी। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होता है? जब दोनों लाइनें क्या हो, कोइंसिडेंट लाइन हो, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो, तो सभी पॉइंट्स क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। और ये कह रहा है कि इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उनको पता करो। अब पता कैसे करेंगे? ग्राफिकली करेंगे? नहीं, हम अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करेंगे। उसमें से हम हमारा मन करेगा वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दो ही है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। मन करेगा वो लगाएंगे, बट हम कोशिश करते हैं कि हमेशा क्या लगाएं? एलिमिनेशन मेथड लगाने की बार बार कोशिश करते हैं, इजी रहता है। ओके, तो आई थिंक जितनी बातें मैंने बताई वो सब तुम्हें पता है। बच्चा लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो लाइक कीजिए करो, और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो कि सर वीडियो पसंद आया, कंटेंट समझ में आया, जिससे बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो यार बच्चों के लिए मेहनत की जा रही है, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं तो अपन और मेहनत करें। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी सॉल्यूशंस के बारे में पता चले कि चीज़ों को कैसे समझना होता है, कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ना होता है। ये सारी बातें मैं आपको पता है, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं करते हैं। हम चीज़ों को समझते हैं और फिर उन पे कौन सा प्रोसेस अप्लाई करें, क्यों करें, ये सब बातों पे भी पूरा फोकस करते हैं, डीपली डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो बच्चा, मैंने कहा सबसे पहले मेरे पास एक इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही। अब रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं। पहली इक्वेशन को मैं ऐसा लिखूंगा, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0। सभी टर्म्स एलएचएस में रखेंगे। सिमिलरली इसको लिखेंगे 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल 0। अब इनको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के साथ। अब बोलेंगे देखो सर, अगर इसकी मैं बात करूं तो a1 की वैल्यू तो आ रही है 2, b1 की वैल्यू आ रही है 3 एंड c1 की वैल्यू आ रही है -7। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन की बात करें तो a2 की वैल्यू आ रही है 6, b2 की वैल्यू आ रही है 5 एंड c2 की वैल्यू आ रही है -11। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए। नाउ अब हम इनका रेशियो चेक करते हैं। क्या रेशियो? मैंने कहा देखो, आप a1 अपॉन a2 चेक करो तो आप कहेंगे 2/6 आ रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 2 से 1 टाइम और 2 से 3 टाइम, तो आप इसको लिख दोगे 1/3। फिर आप सिमिलरली b1 अपॉन b2 चेक करेंगे, वो आ गया 3/5। देखो 3/5 आ रहा है। तो आपने कहा सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के, सर इसके लिए रेशियो याद रखने पड़ेंगे। मैंने कहा हाँ बच्चा, वो आपको याद होनी चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सो या देयरफॉर, देखो ये बात हमें पता चल गई। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा ही बनेगा। रेशियो के अकॉर्डिंग हम देख के बता पा रहे हैं। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या करें? सर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट कौन से मेथड से करें? तो आप अगर बुक के अंदर चेक कर पा रहे होंगे तो आपको पहला जो क्वेश्चन एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट जो है ना, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अप्लाई करा रखा है, बट हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड तो हम लगाएंगे नहीं। तो हमने कहा एक काम करो, अपन इसको नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो देखो बच्चा, आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल 7, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या है? 6x प्लस 5y इक्वल 11, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एलिमिनेशन मेथड के लिए अपन ने क्या किया था? प्रीवियस वाली एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन किए, 25 क्वेश्चन थे। ये सुनो, तो आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है। मैंने कहा यहाँ पे 6x है, 65 लिखा गया गलती से,
तो बच्चा देखो x का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने से, देखो 6x बन जाएगा। तो आप इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को 3 से किया तो बच्चा 6x आया, 3y को 3 से करेंगे 9y आएगा, 7 को 3 से करेंगे 21। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गए। 5 माइनस 9y माइनस का 4y इक्वल 11 माइनस 21। तो 21 में से 11 माइनस करो 0 1 10 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 अपॉन माइनस 4, 2 से कैंसिल कर लो तो माइनस 5 अपॉन 2 आ गया। क्या आ गया बच्चा y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2। ओके क्लियर है सबको? अरे सर यहाँ पे माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये प्लस आएगा ना, हाँ सॉरी बच्चा ये प्लस आएगा, प्लस 5 अपॉन 2 आएगा। ओके क्योंकि 21 माइनस का था। ये जो y की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमने कहा देखो साहब y की वैल्यू चाहो तो आप 1 में करो चाहे 2 में करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ओके नाउ देखो 2x रहेगा प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 2 हो जाएगा क्या बच्चा इक्वल में 7। तो ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैंसिल तो कुछ होगा नहीं, तो 2x इक्वल हो जाएगा 7 माइनस देखो 3 5 जा 15 अपॉन 2। ओके इधर एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा माइनस 15 और इधर 2x है। आप कहोगे देखो सर 2x बराबर होगा माइनस 1 अपॉन 2 के, और ये जो 2 है x के साथ इसको इधर भेजोगे तो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 4। x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 अपॉन 4। ओके सॉल्यूशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा छोटी छोटी बातों को बार बार समझाने में। तो आपने कहा सर देखो इसको पहले ऐसा लिखो 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल 0, और इस इक्वेशन को लिखो 9x प्लस 15 अपॉन 2y माइनस 21 इक्वल 0। सर इधर एलसीएम नहीं ले सकते, मैंने कहा ले सकते हैं बट हम क्यों कैलकुलेशन को ज्यादा और इनहेंस करें, सॉल्यूशन निकालना होगा तब जरूर करेंगे। तो आपने कहा देखो सर यहां से a1 की वैल्यू आ गई 6, b1 की वैल्यू आ गई 5 और c1 की वैल्यू आ गई माइनस 11। साइन को साथ में रखना, गलती नहीं करें। और यहां से a2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से 9 आ रही है, b2 की वैल्यू आ रही है 15 अपॉन 2 और c2 की वैल्यू आ रही है माइनस 21। तो अब रेशियो चेक करो भाई। तो आपने कहा a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो ये आएगा 6 अपॉन 9, 3 से कैंसिल करेंगे 3 2 जा 3 3 जा। ओके फिर b1 अपॉन b2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा देखो 5 को डिवाइड करना है 15 अपॉन 2 से, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 15, ये 5 से 3 टाइम कैंसिल तो ये आ गया 2 अपॉन 3। तो आपने यहाँ पे देखा a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के, तो अभी हमें c1 अपॉन c2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी हम कुछ बता पाएंगे। तो आपने कहा c1 अपॉन c2 माइनस 11 अपॉन माइनस 21, तो आपने लिख दिया 11 अपॉन 21, कैंसिल नहीं हो रहा। सिंस a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो ये होता है पैरेलल का। अगर कोइंसिडेंट होता तो तीनों इक्वल होते। याद रखने का बहुत आसान तरीका है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए पहले ही कट कर लेंगे तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आएगा। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए याद रखो कि सारे रेशियो इक्वल होते हैं। फिर नो सॉल्यूशन के लिए एक ही बचा ये वाला कि c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल आएगा। ओके इस तरीके से याद कर सकते हो। तो देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यस और नो? हाँ सर नो सॉल्यूशन होगा क्योंकि पैरेलल लाइन से, तो नो सॉल्यूशन बन जाएगा। आई थिंक बात क्लियर है। ओके नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो बच्चा। थर्ड पार्ट में आप फटाफट a1 b1 c1 b2 c2 सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा सर? इसको ऐसे लिखो माइनस का 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल 0, और दूसरी इक्वेशन को लिखोगे 9 अपॉन 2x माइनस 6y प्लस 15 अपॉन 2। ये तो अच्छे तरीके से लिखी हुई है स्टैंडर्ड वे में। अब यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई माइनस 3, b1 की वैल्यू आ गई 4 और c1 की वैल्यू आ गई माइनस 5। सिमिलरली a2 x का कोफिशिएंट होता है दैट इज 9 अपॉन 2, b2 y का कोफिशिएंट माइनस 6, c2 15 अपॉन 2। ओके नाउ a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा देखो माइनस 3 को डिवाइड करना है 9 अपॉन 2 से, तो आप इसको लिखोगे माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 9, 3 से 3 टाइम ये कैंसिल, ये 1 टाइम, तो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, तो माइनस 2 अपॉन 3 आ गया बच्चा। फिर हम b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करते हैं तो आप लिखेंगे 4 अपॉन माइनस 6
तो 2 से कैंसिल करोगे तो ऊपर माइनस लगा दिया, 2 आ गया, नीचे 3 आ गया। अभी तक तो ठीक है सर, मतलब नो सॉल्यूशन में चलने की कोशिश कर रहा है, बट नो सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा वो चेक कर लेते हैं। अब हम C1 अपॉन C2 कैलकुलेट करते हैं। तो आप लिखेंगे -5 को डिवाइड करना है 15 अपॉन 2 से, तो हम इसको लिखेंगे -5 इंटू 2 अपॉन 15। 5 1 जा 5 3 जा, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 3। तीनों रेशियो इक्वल आ गए, तो आप यहाँ पे लिखो सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2 के। अब ये बताओ ये रेशियो किसका होता है? यस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हम लिखेंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आई थिंक बात क्लियर है सबको। क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे? नहीं ढूंढना है, उसने कहा है अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तभी सॉल्यूशन ढूंढना है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। एग्जाम्पल की वीडियो आप डबल स्पीड पे देख लिया करो, बट उससे पहले एक्सरसाइज की वीडियो देखा करो। अगर आप लेट चल रहे हो तो, लेट चल रहे हो मतलब अगर मेरे साथ नहीं पढ़ रहे हो ना भाई, 1 महीने बाद देख रहे हो चैप्टर 3 की वीडियो, तो आप पहले एक्सरसाइज की वीडियो देखा करो, उनको समझा करो, फिर एग्जाम्पल की वीडियो डबल स्पीड पे देखा करो, जिससे बस तुम्हें पता चले कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। और अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा तो एक काम और कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज एग्जाम्पल्स को सोल्व करने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, बस देख लो कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और जो तुम्हें अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लगे उसको एक बार राइट डाउन करके देख लिया करो। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। इनके अंदर एक के है, उस के की वैल्यू बताइए। फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। देखो भाई, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि ये जो सिस्टम आपको मैं दे रहा हूं ना, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के। ये हमें पता चल गया, क्यों? क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में। ये सुनो, हाँ सर ये बात तो सही है। तो मैंने कहा एक काम करो, इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0 है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है? kx माइनस 6y माइनस 8 इक्वल 0 है। इक्वेशन दिख रही है? तो आप क्यों ना A1 की वैल्यू इससे निकालो, A1 B1 C1, और इससे निकालो A2 B2 C2। तो आपने कहा A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 3 है और C1 की वैल्यू -5 है। और यहां से B1 A2 नॉट B2 A2 लिखते पहले। A2 क्या है आपके पास? K है बच्चा। B2 कितना है आपके पास? -6 है और C2 कितना है? -8 है। तो आप यहाँ पे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 को सेटिस्फाई करो। भाई ये वैल्यू तो रखनी है अपने को, C1 C2 से कोई मतलब नहीं है। तो आप कहेंगे A1 है 2 अपॉन K नॉट इक्वल होना चाहिए B1 क्या है 3, C1 क्या है B2 क्या है -6। मैंने कहा 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 अपॉन K नॉट इक्वल होना चाहिए 1 अपॉन -2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चा, K की वैल्यू क्या आएगी? -4 नॉट इक्वल, मतलब K की वैल्यू -4 नहीं रखनी। अगर आप K की वैल्यू -4 रख देते हो तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। K की वैल्यू -4 के अलावा कुछ भी रखो तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ओके सर, मैंने कहा 2 अपॉन, देखो A1 अपॉन A2 का रेशियो नॉट इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 के। यस और नो? तो 2 का डबल नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे 3 का माइनस टाइम्स डबल है, तो माइनस टाइम डबल के अलावा कुछ भी रखोगे तो रेशियो इक्वल नहीं आएगा। ओके, समझो इस चीज को। अभी इसी में सेकंड पार्ट भी है, 2x प्लस के वाई इक्वल 1। देखो आराम से, हाँ सर 5x माइनस 7y इक्वल 5। तो आपने कहा देखो सर सबसे पहले मैं लिखूंगा 2x प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल 0, और इसको लिखेंगे 5x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल 0। यहां से मैं A1 की वैल्यू लिख देता हूं 2, B1 की वैल्यू k और C1 की वैल्यू -1। फिर मैं यहां से A2 की वैल्यू लिखता हूं 5, B2 की वैल्यू लिखता हूं -7 और C2 की वैल्यू लिखता हूं -5। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर देखो वो यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है, तो वो A1 B1 A2 B2 इन्हीं में ही K देगा क्या? जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में उसने A1 में A2 में K की वैल्यू पूछी है,
कभी वो C1 और C2 में के रखे और हमसे ये कहते कि बताओ अब क्या हो सकती है, तो क्या करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट हमें रेशियो इक्वल हो या नहीं हो उससे कोई मतलब ही नहीं पड़ता। C1/C2 चाहे इक्वल हो चाहे नॉट इक्वल हो, A1/A2 नॉट इक्वल होना चाहिए B1/B2 के। तो वो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछने वाला तुमसे। पहली बात तो ये, पूछ भी ले, मान लो बाई चांस CBSE और पूछ भी ले बाई चांस, तो आप बोलोगे सर देखो A1/A2 नॉट इक्वल होना चाहिए B1/B2 के। अब चाहे C1/C2 नॉट इक्वल हो या फिर इक्वल हो, तो भी कोई दिक्कत करे परेशानी होगी नहीं। मेन फोकस इस पे रहता है। तो हम यहाँ पे दो केस लेके चलेंगे, नॉट इक्वल और इक्वल वाला। ओके, क्लियर है सबको, किसके इक्वल हो सकता है किसके इक्वल नहीं हो सकता। भाई C1/C2 का रेशियो अपने को चेक ही नहीं करना होता ना यूनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि A1/A2 नॉट इक्वल होना चाहिए B1/B2 के। ओके, मैंने प्रीवियस वाले पार्ट में समझा दिया तुम्हारे को। तो आप लिखोगे 2/5 नॉट इक्वल होना चाहिए K/-7 के। तो इस -7 को सिर्फ इधर भेज दो, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल -14/5। K की वैल्यू आप बस -14/5 मत रखना, बाकी आप चाहो वो रख सकते हो। ओके, अरे यार यस और नो, हाँ सर, K की वैल्यू -14/5 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो K बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो मैं क्लास 11th के अकॉर्डिंग बताने लग गया तुम्हारे को। आप यहाँ पे लिखोगे सो ऑल रियल वैल्यूज अदर देन K, अदर देन -14/5 विल बी द वैल्यू ऑफ K फॉर द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आई थिंक बात क्लियर है। K की वैल्यू -14/5 नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें भी दो पार्ट हमें गिवन है। कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हम कहेंगे सॉल्यूशन में, देखो मैं पहले पार्ट में बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेयर ऑफ, यहां पे सिस्टम ही लिख देते हैं, पेयर क्यों लिखे अपन, सिस्टम बोला है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इस बात से हमारे को ये पता चलता है कि सर देयरफॉर A1/A2 की वैल्यू इक्वल होगी B1/B2 के, इक्वल होगी C1/C2 के। ये हमें एक रेशियो पता चल गया। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 2y माइनस के इक्वल 0, प्लस के उधर गया माइनस के। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल 0। अब एक बच्चा बोला कि सर आप दोनों RHS में हैं C1 C2 तो भी तो दिक्कत नहीं है। मैंने कहा देखो कुछ क्वेश्चंस में ऐसे आएंगे कि हमें प्रॉब्लम फेस होती है, तो हम स्टैंडर्ड प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं और CBSE NCERT के अकॉर्डिंग काम करती है। NCERT में भी हमें क्वेश्चन ऐसे ही रिप्रेजेंट करने में सिखाए हुए हैं, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो हमें पैटर्न तो वही रखना पड़ेगा ना सॉल्यूशन लिखने के लिए। हाँ होता वही है कि सर के इधर 3 इधर कट तो जाएंगे ना, माइनस माइनस। मैंने कहा हाँ, बट हमें CBSE के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लिखना भी सीखना है, तो मैं उस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए तुम्हें सॉल्यूशंस लिखता हूं, ठीक है ना, स्क्रीन के ऊपर। नो, आप कहेंगे A1 की वैल्यू 5 है, B1 की वैल्यू 2 है और C1 की वैल्यू क्या है बच्चा, माइनस के। A2 की वैल्यू क्या है, 10 है, B2 की वैल्यू क्या है, 4 है और C2 की वैल्यू क्या है बच्चा, -3। आप यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 कितना आएगा, 5/10 दैट इज 1/2। ओके, B1/B2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से, तो आप कहेंगे 2/4 दैट इज 1/2। ओके, C1/C2 की वैल्यू क्या आएगी, -k/-3, तो आएगी k/3। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को वैल्यू में, अरे रेशियो निकाला वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सिंस A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 के, हाँ सर, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं 1/2 इक्वल रहेगा 1/2 इक्वल रहेगा k/3 के। अब देखो दोनों 1/2 है तो हम लिख सकते हैं सो k/3 इक्वल होना चाहिए 1/2 के। अदरवाइज हमारे को इसको ऐसे बोलते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है, तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म की ही बात करने वाले हैं। यहाँ पे किसकी बात करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म की ही। ओके, तो इसके लिए देखो यहाँ पे तुम कहते हो सर 5/10 था तो आपको 5/10 रखना चाहिए था। मैंने कहा भाई सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकता हूँ तो निकालूंगा ना मैं, तो लास्ट में के की एक ही वैल्यू निकालनी होती है।
ओके, तो इन कभी आगे हम पढ़ेंगे ऐसा कि 1 को 3 के इक्वल किया, 2 को 3 के इक्वल किया, बट यहाँ पे तो 1 और 2 इक्वल ही है, तो k/3 थर्ड वाले को 1 के इक्वल रखा। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या है, 3/2। अगर आप k की वैल्यू 3/2 रखते हैं तभी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते हैं। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? नॉट इक्वल में हम बोलते हैं ये नहीं रख सकते, इसके अलावा कुछ भी रख सकते। जब इक्वल आ जाए तब आपको ये बोलना है कि यही रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। ओके, हाँ या ना बोलो भाई, यस सर। चलो बच्चा थर्ड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट। इक्वेशन लिख देता हूं सबसे पहले मैं, kx प्लस 3y माइनस के प्लस 3। देखो k प्लस का था उधर गया माइनस का, -3 था उधर गया प्लस का, इक्वल में 0। अब मुझे तो कांस्टेंट कौन है, तो आपने इसको ऐसा लिखा k इंटू एक्स, एक्स का कोफिशियंट है, 3 इंटू वाई मतलब y का कोफिशियंट है। इसमें कहीं पे x और y है नहीं, तो माइनस साइन बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, k-3। दिस इज अवर कांस्टेंट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बात पे मैं आराम से थोड़ा फोकस करके समझा रहा हूँ। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x का कोफिशियंट है, y का कोफिशियंट है, कांस्टेंट। ओके, नाउ a1 की वैल्यू बताओ, k है सर। ओके, b1 की वैल्यू बताओ 3 है सर। c1 की वैल्यू बताओ माइनस ऑफ k-3 है। ओके, नाउ a2 की वैल्यू क्या है, 12। b2 की वैल्यू क्या है, k। c2 की वैल्यू क्या है, -k। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो, मैंने कहा बच्चा देख, a1/a2 क्या आएगा, तो आपने कहा k/12 आएगा। b1/b2 क्या आएगा, तो आपने कहा 3/k आएगा। ओके, c1/c2 क्या आएगा, तो आपने कहा माइनस ऑफ k-3 डिवाइड बाय -k आएगा, और जिसको आप लिख सकते हो k-3 डिवाइड बाय k। माइनस से माइनस कट गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है, सिंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, हम ये बोल सकते हैं a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 इक्वल होगा c1/c2 के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर k/12 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए 3/k के, और इक्वल होनी चाहिए k-3/k के। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ या ना बोलो भाई, यस सर। नाउ देखो, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इरेज करता हूँ क्योंकि मेरे को जगह चाहिए। मैंने स्लाइड की कॉपी कर ली है, टेंशन मत लो आप। अब ये सोच रहे हो सर लिखा हुआ मिटा रहे हो। अब तुम सोचो कि क्या कर सकते हैं अपन, यही तो सोचना है तुम्हें, कंपलसरी है ना यहाँ पे। अरे सर क्या करवाओगे आप यहाँ पे, क्या करना है सर, पकड़ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। सोचो आराम से, गलत भी सोचोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी देर में सही तो बताने वाला हूँ ही तुम्हें। तो आपने कहा सर सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, तो आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तब तक सोचो। k/12 इक्वल 3/k इक्वल k-3/k। तो देखो अगेन, ये फर्स्ट है रेशियो, ये सेकंड रेशियो है, और ये थर्ड रेशियो है, तो सब इक्वल होने चाहिए। तो आप बोलोगे फर्स्ट और सेकंड इक्वल, सेकंड और थर्ड इक्वल, सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल होने चाहिए। अरे सर कितनी अच्छी ड्राइंग बना दी आपने। मैंने कहा हाँ। तो हम इन तीनों को चेक करने वाले हैं। कई बार आपको 2 बार चेक करने से ही पता चल जाता है, बट तीनों को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, जिससे आंसर पता चल जाता है। कैसे देखना, मैंने कहा k/12 इक्वल हो 3/k के, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो k² इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 12 के, तो ये 12 उधर जाएगा, ये k से मल्टीप्लाई, ये k है यहाँ पे, k इंटू k² तो k की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट के अंदर 12 3 जा 36, तो ये प्लस माइनस लगेगा, तो आप बोलोगे k की वैल्यू आएगी +-6। ओके, 2 वैल्यू बता रहा है। ओके सर ठीक है। फिर हम सेकंड केस लेके चलेंगे कि 3/k की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, k-3/k के। हाँ ये भी ठीक है। तो हमने कहा यहाँ से k से k कट गया, भाई डिवाइड में था, तो यहाँ पे 3 किसके इक्वल बचा, k-3 के। -3 इधर आएगा तो 3 + 3 इक्वल हो जाएगा k के, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। ओके, ये कह रहा है कि k की वैल्यू 6 चाहिए, ये कह रहा है कि साहब k की वैल्यू +-6 चाहिए। हमने कहा एक और कह रहा है, कौन, कि k/12 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, k-3/k के। वैसे तो इन दोनों से सॉल्यूशन पता चल जाता है, इन दोनों में जो कॉमन है वही आएगा, k की वैल्यू 6 है और एक में k की वैल्यू +-6 है, तो आप बोलोगे k की वैल्यू 6 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 6 ही होनी चाहिए। हमने कहा देखो भाई, यहां से k इंटू k² इक्वल 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 12k - 36 आएगा, इधर लाओ तो k²
-12k प्लस 36 इक्वल 0। अब देखो 9 और 12 लाने और 36 के फैक्टर करने हैं, ध्यान से करना है। मैंने कहा 9 4 जा 36, 12 आता है, नहीं आता, ओके कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट प्लस का है, देखो ध्यान से, प्रोडक्ट किसका, प्लस का, 1 इंटू 36, और लाना किसका है, माइनस का। तो आपने कहा 6 6 जा 36 होता है सर, दोनों को माइनस का रखो, तो -6 और -6 -12 भी होते हैं, और -6 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे +6 और +36 भी आएगा। तो आप यहाँ पे लिखो के स्क्वायर -6k प्लस 36 इक्वल 0। ओके, यहाँ से k कॉमन लोगे तो k -6 आएगा, यहाँ से -6 कॉमन लोगे तो k -6 आएगा इक्वल 0। तो यहाँ से k -6 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, k -6। ये देखो k -6 बाहर गया तो इधर बचा k, इधर बचा -6, क्या आ गया इसमें, इक्वल 0। तो जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 तो दोनों 0 के इक्वल हो सकते हैं, और k -6 इक्वल 0। तो यहाँ से बोलोगे k की वैल्यू 6 है, और यहाँ से भी बोलोगे k की वैल्यू क्या है, 6 है। मतलब थर्ड केस कह रहा है कि k की वैल्यू 6 है, सेकेंड केस भी कह रहा है k की वैल्यू 6 है, ये कह रहा है k की वैल्यू +-6, तो हम लिखेंगे सो k मस्ट बी इक्वल टू 6। k किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के, क्योंकि -6 होगा ना, तो यहाँ पे -6 और -3 -9 हो जाएगा। देखो चेक करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या k की वैल्यू +-6 हो सकती है, या सिर्फ k की वैल्यू +6 हो सकती है। ये कंपल्सरी है सोचना, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अरे ध्यान से समझना, कैसे समझेंगे सर, मैंने कहा सुनो, मैंने कहा कि यहाँ पे k की वैल्यू मान लो, आपने कहा -6 लेनी है, मान लो, ठीक है। तो मैंने कहा -6/12 इक्वल 3/-6 इक्वल -6 -3/-6। ये सुनो, ये देखो 6 1 जा 2, 12 तो -1/2, ये भी -1/2, बट ये देखो -9/6 आ रहा है। हाँ सर, बट ये तो इक्वल नहीं आ रहा ना। मैंने कहा हाँ यार, ये तो इक्वल ही नहीं आ रहा, नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमने कहा क्या k की वैल्यू 6 सेटिस्फाई करेगा, तो हमने कहा अभी चेक करते हैं। 6/12 इक्वल 3/6 इक्वल 6 - 3/6, ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, और इसको सोल्व कर रहे हो तो 3/6, ये भी 1/2 आ रहा है, देख लो ध्यान से, कट रहा है ना 1/2। अब इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब k इक्वल 6 ही सेटिस्फाई करेगा। जब तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन हो ना, तो वैल्यू पुट करके चेक कर लेना कि जब दो वैल्यूज आ रही हो, ओके। बट हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो तीनों रेशियो की वैल्यूज आपने सोल्व की, उसमें जो कॉमन आएगा वही लेना होता है, जो कॉमन आएगा, जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है वही लेना है, ओके। अगर तीनों में +-6 आता तो हम +-6 ही लेते k की वैल्यू। आई थिंक बात क्लियर है भाई, जो मैं समझाना चाह रहा था वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 4, इसके अंदर भी दो पार्ट्स है, दोनों को समझते। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन ऑफ सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का रेशियो बताना मेरे को, तो आप कहोगे a1/a2 इक्वल होता है b1/b2, नॉट इक्वल होता है c1/c2। आई थिंक बात क्लियर है, नो सॉल्यूशन का रेशियो। तो सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखता हूं मैं अब। तो आप कहेंगे देखो सर, इक्वेशन है 3x - 4y + 7 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास kx + 3y - 5 इक्वल 0। तो यहां से a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू -4 है, और c1 की वैल्यू 7 है। और इस इक्वेशन से a2 की वैल्यू k है, b2 की वैल्यू 3 है, और c2 की वैल्यू -5 है। मैं a1/a2 की वैल्यू पता कर लेता हूं, तो आएगी मेरे पास 3/k। b1/b2 की वैल्यू आ रही है -4/3, c1/c2 की वैल्यू आ रही है 7/-5। हाँ या ना बोलो भाई। हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो बताया वो सब पकड़ में आ रहा है, ठीक है बच्चा। नाउ 3/k इक्वल होना चाहिए -4/3, नॉट इक्वल होना चाहिए 7/-5। तो हमने कहा जब इक्वल ही आ रहा है तो इक्वल वाले को ही पकड़ो ना, नॉट इक्वल में तो बहुत सारे बच जाते हैं भाई। k की वैल्यू नॉट इक्वल मतलब ये नहीं हो सकती, इसके अलावा तो कुछ भी हो सकती है। तो हमें बस वही पूछ रहा है कि किसके इक्वल हो सकती है, ठीक है ना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। तो हम बस इस रेशियो को लेंगे, तो 3/k किसके इक्वल आना चाहिए, -4/3 के। बच्चा मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लेता हूं, तो k/3 किसके इक्वल हो गया बताओ। तो आप कहोगे 3/-4 के। मैंने कहा 3 इधर मल्टीप्लाई होने आएगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी, -9/4 लिख सकता हूं।
हाँ ना बोलो भाई, इतना तो पता होगा ना, माइनस साइन नीचे ऊपर लिख दो एक ही बात है। तो आपने कहा यस सर, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी -9/4। अब अगर कोई बच्चा ऐसे कह दे कि सर सुनो 3/k नॉट इक्वल होना चाहिए 7/-5 के, तो मैंने कहा रेसिप्रोकल करो तो k/3 नॉट इक्वल होना चाहिए -5/7 के। 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये कह रहा है कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -15/7 नहीं हो सकती। ये कह रहा है, ये भी कह रहा है इसके अलावा कुछ भी हो सकती है, बट ये कह रहा है सुनो साहब k की वैल्यू सिर्फ -9/4 हो सकती है। दोनों में बात क्लियर हो पा रही है? हाँ सर। तो नो सॉल्यूशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली k की वैल्यू क्या चाहिएगी, -9/4। इसके अलावा कुछ रखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। ये कह रहा है ये नहीं रख सकते, समझ रहे हो बात को, ये कह रहा है ये रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते में बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारे रियल नंबर है, और ये कह रहा है कि सिर्फ ये रख सकते हो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाली बात ही कॉमन है, तो यही सॉल्यूशन लिखते हैं। इसलिए हम इस वाली बात को चेक भी नहीं करते। ओके, वो हमसे पूछता है कि के की वैल्यू क्या नहीं रख सकते हो, तब हम उसको सॉल्व करते हैं। आई थिंक बात तुम्हारे तक पहुंच रही है। चलो भाई नेक्स्ट सेकंड पार्ट। आपने कहा सुनिए साहब, इक्वेशन है 2x - ky + 3 = 0, और सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y - 1 = 0। a1 की वैल्यू 2 है सर, b1 की वैल्यू -k है, और c1 की वैल्यू 3 है। कोई दिक्कत किसी को भाई? अरे हाँ या ना बोलो भाई, कोई दिक्कत है किसी को? पक्का कमेंट करके जरूर बताना कि सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। नहीं बताओगे देखो यार ऐसा मत करना। a2 की वैल्यू बताओ क्या है, 3 है सर, b2 की वैल्यू क्या है, 2 है, c2 की वैल्यू क्या है, -1 है। नो सॉल्यूशन मतलब सर, नो सॉल्यूशन का मतलब है a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2, नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। ओके नाउ, तो a1/a2 पता करते कितना आएगा जल्दी बताओ, तो आपने कहा 2/3। b1/b2 कितना आएगा जल्दी बताओ आप, तो आप बोले -k/2। c1/c2 कितना आएगा, 3/-1। वैसे सर c1/c2 की जरूरत तो है नहीं, मैंने कहा हाँ बात तो सही है, तो हम लिखेंगे 2/3 इक्वल है -k/2 नॉट इक्वल है 3/-1। तो हम इक्वल वालों को ही पकड़ेंगे, तो हम लिखेंगे सो 2/3 इक्वल है -k/2 के। तो मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं, देखो इस वाली बात को ध्यान से देखो, इस 2 को मल्टीप्लाई करने भेजा तो माइनस का k किसके इक्वल आया, 2/3 × 2 के इक्वल आया। यहां से माइनस k किसके इक्वल आया, 4/3 के। माइनस साइन इधर भेज दो तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3। सर माइनस साइन उधर भेजा तो प्लस क्यों नहीं हुआ? अरे वाह, मैंने कहा -k किसके इक्वल है, 4/3 के। यस और नो? इसको मैं ऐसा लिख दूं -1 × k किसके इक्वल है, 4/3 के। कोई दिक्कत नहीं है। k की वैल्यू क्या आएगी, 4/3 डिवाइड बाय -1। -1 के नीचे 1 लगा लेता हूं, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं 4/3 × 1/-1। क्या आएगा, -4/3 आएगा। ऐसे समझ रहे हो, माइनस साइन उधर भेजने का मतलब ये था मेरा कि मल्टीप्लाई का था तो उधर डिवाइड में जाना, बट यहाँ पे ओनली माइनस साइन था तो सिर्फ माइनस साइन उधर भेजा। अब जिसको नहीं पता था उसके लिए तो मैंने समझा दिया है, लिखना चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख लो। हो सकता है यार किसी बच्चे को नहीं आता हो, इसके लिए बातें बताई जाती है, ठीक है ना। तो इसको अदरवाइज लेने की कोई जरूरत नहीं है कि यार ये क्या बता रहे हो सर, ये तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। मैंने कहा बड़ी बात जिसको आती है उसके लिए तो नहीं है, जिसको नहीं आती ना उससे बैठ के पूछो एक बार कि यार ये बड़ी बात है कि छोटी। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 5। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू के लिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिया। हमने कहा सुनिए साहब, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं बताऊंगा यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो आपने कहा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। मैंने कहा वेरी गुड, यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए तो आपने कहा अभी तो किया आपने, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। आई थिंक बात क्लियर है। तो मैंने कहा देखो भाई, पहली इक्वेशन मेरे पास है x + 3y - 5 = 0, और सेकेंड इक्वेशन को लिखा हुआ तो सही है 3x + ky - 15 = 0। ओके, तो बताओ भाई a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो आपने कहा a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू क्या है 3 है, c1 की वैल्यू क्या है -5। ओके, ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं a2 की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे 3 है, b2 की वैल्यू क्या है k है, और c2 की वैल्यू क्या है -15 है। तो बेटा a1/a2 बता दो मेरे को फटाफट। तो आप बोले 1/3। ओके, b1/b2 की वैल्यू बता दो, तो आपने कहा 3/k। c1/c2 की वैल्यू बता दो, तो आपने कहा -5/-15।
जिसको हम लिखने के लिए 1/3 भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? तो देखो a1/a2 1/3 नॉट इक्वल 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k नॉट इक्वल 3 × 3 आएगा। तो यहां से आप बोल सकते हो k नॉट इक्वल 9, k की वैल्यू 9 नहीं हो सकती। तो ऑल रियल नंबर्स अदर देन 9, अदर देन 9, 9 के अलावा कोई भी रियल नंबर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुश है। यस और नो? हाँ सर, बात तो सही है, पकड़ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ में आ रही है क्या सबको? ध्यान से देख लो भाई, क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? अच्छा, इक्वेशन में ही मिस्टेक है यार, मैं क्या कर सकता हूँ फिर? चलो क्वेश्चन की इक्वेशन में ही मिस्टेक है, यहाँ पे 2 आएगा, x + 2y = 5 दे रखा। तो हमने कहा अभी चेंज कर देते हैं, x + 2y, यहाँ पे 2, 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 तो ये हटा देंगे और ये भी हटा देंगे, बस थोड़ी सी चेंज करना है। 2 है तो यहाँ पे लिखो 2, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा 3 × 2 6। तो यहाँ पे लिखेंगे अदर देन 6, 6 के अलावा कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में नो सॉल्यूशन के लिए आप लिखोगे 1/3 इक्वल 2/6 नॉट इक्वल 1/3। तो आपने कहा देखो सर 2/k नॉट इक्वल 1/3 बोल रहा है, एक बार कह रहा है इक्वल 1/3, ये क्या कहना चाह रहा है? हमने कहा देखो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी हुई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा 1/3 इक्वल 2/k, हाँ सर, और ये कह रहा है 2/k नॉट इक्वल 1/3, एक ही केस लग रहा है सर, ये कुछ तो लोचा है। तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी, और ये क्या कह रहा है? k की वैल्यू नॉट 6 आएगी, मतलब सर इस क्वेश्चन में ही लोचा है सर। ओके, मतलब नो सॉल्यूशन के लिए कोई भी k की वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। अरे सर ये क्या बात बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ, k की वैल्यू तुम कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन का आप नो सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो k की वैल्यू कुछ नहीं रख सकते, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ k इज पॉसिबल, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है k की यहाँ पे, क्योंकि एक कह रहा है k की वैल्यू 6 रखो, दूसरा कह रहा है k की वैल्यू 6 मत रखो भाई, मत रखो। तुमने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है ना, बात पकड़ में आ रही है ना? अरे यार यहाँ पे तुम k की कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते, जिसके लिए ऐसा केस बनेगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्लियर है? और यहाँ पे देखो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6, नॉट इक्वल टू 6, इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। आई थिंक इस पार्ट में थोड़ा सा घुमाया गया था और हमने उस बात को समझ लिया है, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई। चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। सर हम यहाँ पे बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। पहली बात तो ये समझाएंगे इसको, इस लाइन का मतलब है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और इसके लिए रेशियो क्या होता है? a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2 के। ओके, नाउ इक्वेशन क्या है? x + 2y + c1 = 0। दूसरी इक्वेशन सही लिखी हुई है क्या? 2x + ky 14, ये क्या कलाकारी की हुई है? +14 है यहाँ पे, क्या है बच्चा? +14। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस, अरे रुको भाई रुको, ये प्लस नीचे गया, ky + 14 = 0। अब बोले सर a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 2 है, और c1 की वैल्यू 7 है। मैंने कहा a2 की वैल्यू बताना मेरे को, तो आपने कहा 2 है। b2 की वैल्यू क्या बचा यहाँ पे? तो k है। c2 की वैल्यू क्या है? 14। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको? चलो सर ठीक है, क्लियर है। नाउ इनफाइनाइटली 4 कोइंसिडेंट लाइंस हम डायरेक्ट लिखेंगे सर, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। यस और नो बच्चा? हाँ सर, सीधा बताएंगे ना इसको, फालतू में क्यों बताएंगे? वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका मतलब ये होगी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और उसके लिए ये कंडीशन होती है, ऐसा लिख सकते हो आप आर डी शर्मा के सॉल्यूशन में कुछ बातों को समझने के लिए लिखना कैसे है वो देख सकते हो। ठीक है ना? नाउ a1/a2 क्या हो जाएगा? 1/2 इक्वल 2/k इक्वल 7/14। आपने कहा सर देखो 7/14 को आप 1/2 तो लिख ही सकते हो,
मैंने कहा हाँ यार ये तो 1/2 ही हो जाएगा, और ये 1/2 इधर भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ओवरऑल हम ये बोलेंगे 2/k की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए, दोनों साइड रेसिप्रोकल, तो k/2 इक्वल 2/1, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी सर, 2 2 जा 4, तो k की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी 4 डालनी पड़ेगी, किसके लिए, ताकि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना सर, ये कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर पाए, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो पाए। ओके क्लियर है सबको, इजी था ये तो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो आप कुछ बच्चे यहाँ पे बीच में छोड़ के जा सकते हैं, वो ऐसे सोचेंगे यार ये क्या रेशियो तो निकालना है, क्या इसके अंदर समझने वाली बात है। मैंने कहा कुछ नहीं बात है, यहाँ पे हैज के नीचे एरर दिखा रहा है, ग्रामेटिकल एरर दिखा रहा है। ओके नाउ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इस बात का मतलब है सर इसका रेशियो पता है हमारे को क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ओके नाउ इक्वेशन को देखो, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल 0 लिख सकता हूं, और यहाँ पे k प्लस 2 इंटू एक्स है, ठीक है, प्लस 6y है, ठीक है, इन दोनों को उधर ले जाऊंगा तो माइनस ऑफ 3k प्लस 2 हो जाएगा। देखो ध्यान से 3k प्लस 2 है, इसको मैं ब्रैकेट लगा दूं और इस पूरे ब्रैकेट को उधर ले जाऊंगा तो इसके आगे माइनस साइन लग जाएगा। ओके सर नाउ a1 की वैल्यू बताइए क्या है 2 है, b1 की वैल्यू क्या है 3 है, c1 की वैल्यू क्या है -4 है। ओके a2 की वैल्यू क्या है k प्लस 2, ओके b2 की वैल्यू क्या है 6, c2 की वैल्यू क्या है -3k प्लस 2, ब्रैकेट लगा लेना, अदरवाइज सिर्फ तुम इतना ही समझोगे कि माइनस ऑफ 3k है प्लस 2 है, नहीं माइनस ऑफ 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 का माइनस है बच्चा। नाउ रेशियो लिखो, तो आप लिखोगे फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस we know that a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 इक्वल होना चाहिए c1/c2 के, तो हम लिखेंगे 2/k प्लस 2 इक्वल होना चाहिए 3/6 के, इक्वल होना चाहिए -4/-3k प्लस 2 के। अब ध्यान से देखो इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, तीनों चेक करने पड़ेंगे रे बाबा। हाँ सर कर लेते हैं ना, तो क्या दिक्कत है, मैंने कहा नेक्स्ट स्लाइड पे ही कर लेंगे, तो मैं इसको फटाफट कंट्रोल D दबाता हूँ, और एक बार तुम कमेंट करके बताना मुझे कि क्या ये बात पकड़ में आ रही है कि तीनों क्यों करने जरूरी है, क्या सिर्फ 2 से काम चल सकता है। मैंने कहा हाँ 2 से काम चल सकता है अगर दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो अगर दोनों डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, उसी के लिए हम यहाँ पे कलाकारी करने वाले हैं। तो मैंने कहा 2/k प्लस 2 इक्वल होगा 3/6 के, इक्वल इसको क्या मैं ऐसा लिख दूं 4/3k प्लस 2, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, अरे माइनस कट गया ना दोनों का। हाँ सर ठीक है, मैंने कहा आप पेयर बनाते जोड़े बनाते इनके, तो मैंने कहा पहला केस कि 2/k प्लस 2 इक्वल होगा 3/6 के, हाँ सर तो 3 से 1 और 3 से 2 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 2/k प्लस 2 इक्वल हो गया 1/2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल k प्लस 2, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 4 - 2 इक्वल 2, तो ये तो कह रहा है साहब k की वैल्यू 2 ले लो। हमने कहा ठीक है साहब तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। फिर हमने कहा दूसरे के पास चलते हैं, इसकी बात नहीं मानेंगे हम। दूसरा क्या कह रहा है कि 1/2, इसको मैं 1/2 लिख रहा हूँ भाई, ठीक है ना, इसके इक्वल होना चाहिए 4/3k प्लस 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3k प्लस 2 इक्वल 2 4 जा 8 हो गया, तो यहाँ से 3k इक्वल आ गया 8 - 2 के, तो 3k इक्वल आ गया 6 के, और यहाँ से k किसके इक्वल आ गया 6/3, तो k किसके इक्वल आ गया बच्चा 2 के। वैसे तो इतने से काम चल जाता है कि इन दोनों को इक्वल करो और इन दोनों को इक्वल करो, फिर भी मैं तुम्हारे को समझाने के लिए तीसरे वाले को भी इक्वल करके दिखा देता हूँ। 2/k प्लस 2 इक्वल आया 4/3k प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से 2 से काट लो 1 टाइम और 2 से 2 टाइम, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3k प्लस 2 इक्वल हो जाएगा बच्चा 2 × k प्लस 2 के, आप लिखोगे 3k प्लस 2 इक्वल 2k प्लस 4, 2k इधर 2 इधर, आप लिखोगे 3k - 2k इक्वल 4 - 2, तो यहाँ से k इक्वल आ गया 2k। तो ओवरऑल हमें पता चल गया k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। अगर k की वैल्यू 2 है
तो ये जो फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है और हो जाएंगे। ओके, आई थिंक बात क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन बड़ा होने वाला है भाई, क्वेश्चन क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। देखो कैसे, ये इक्वेशन को सही से लिखता हूं, ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसके ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगा के उधर ले जाएंगे, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और इसके लगाएंगे ब्रैकेट। ओके, तो आप लिखोगे 2x माइनस ऑफ a माइनस 4 इंटू वाई माइनस ऑफ 2b प्लस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत, इक्वल में 0। सिमिलरली इसको आप लिखोगे 4x माइनस a माइनस 1 इंटू वाई माइनस ऑफ 5b माइनस 1 इक्वल 0। देख लो भाई आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। आपने कहा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप समझा रहे हो और दिक्कत हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा यार बस थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट कमेंट देके किया करो, है ना, ऐसे मत किया करो। अब क्या करने वाले हो सर, अब हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू ढूंढेंगे। तो ढूंढो बाबा। तो आपने कहा देखो सर ए तो यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने कहा कैपिटल ले लो, a1 लेना ना अपने को, तो a1 क्या होगा 2। ओके, b1 क्या होगा, y का कोफिशिएंट तो आप लिखोगे माइनस ऑफ a माइनस 4, c1 क्या होगा कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ 2b प्लस 1। ओके, यहां से देखना आराम से, मैं कह रहा हूं बच्चा a2 क्या होगा, x का कोफिशिएंट 4, b2 क्या होगा y का कोफिशिएंट माइनस ऑफ a माइनस 1, c2 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 5b माइनस 1। ओके, नाउ a1 अपॉन a2 और ये सब निकाल लेते हैं एक बार। तो मैंने कहा बच्चा a1 अपॉन a2 क्या आएगा, तो आपने कहा सर 2 अपॉन 4 आएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2। ओके, b1 अपॉन b2 क्या आएगा, तो माइनस ऑफ a माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस ऑफ a माइनस 1 आएगा, माइनस कैंसिल कर लो, तो ये आएगा a माइनस 4 डिवाइड बाय a माइनस 1 के इक्वल। सिमिलरली c1 अपॉन c2 बताओ क्या आएगा, तो आपने कहा माइनस ऑफ 2b प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस ऑफ 5b माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा 2b प्लस 1 डिवाइड बाय 5b माइनस 1। ओके, क्लियर है यहां तक। नाउ आप लिखेंगे फॉर इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, हमें पता है, क्या पता है भाई साहब, कि a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। तो आप लिखोगे 1 अपॉन 2 इक्वल होगा a माइनस 4 अपॉन a माइनस 1 इक्वल होगा 2b प्लस 1 डिवाइड बाय 5b माइनस 1। ओके सर, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, फटाफट बता दो। रेशियो लिखा है अभी तक, तो क्वेश्चन तो बचा हुआ है, ये वाले काम तो तुम करते हुए आ रहे हो अभी तक, अभी तो क्वेश्चन पूरा बचा है बच्चा। अब कुछ बच्चे तो यहाँ पे सोचने लगे यार ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी तक तो ए की वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है, एक्स के की वैल्यू निकाल रहे थे, अब क्या करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं करना यार, डरना क्यों है, तुम सब पढ़ के आए हो, बाकी मैं हूं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम खुद तो करके देखो इसके बाद में। अब देखो खुद करके देखोगे तो ज्यादा चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं ऊपर, क्योंकि अपने को इस पर डिस्कस करना है बहुत ज्यादा। नाउ अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना ज्यादा वेरिएबल हो उसमें, तो बस एक हमें रेशियो कांस्टेंट का दिया हुआ होगा, तो आप एक तो ऐसे लिख दो कि ये दोनों इक्वल होंगे, और एक बार लिखेंगे ये दोनों इक्वल होंगे। अब तुम चाहो और तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़ाना चाहते हो तो तुम इसको भी इक्वल कर सकते हो, बट इसको करना मत बस, क्योंकि दो में ही सेटिस्फाई हो जाएंगे भाई। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें इन दोनों में सेटिस्फाई थे ना अपन, इसको तो समझाने के लिए किया था मैंने। ओके, तो दो से काम चल जाता है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि जो रेशियो में वेरिएबल है ना उनको कांस्टेंट के इक्वल करें। किसके इक्वल करें बच्चा, बस कांस्टेंट के। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 अपॉन 2 इक्वल होगा a माइनस 4 अपॉन a माइनस 1 के। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस 1 इक्वल आएगा 2 इंटू a माइनस 4 के। a माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 2a माइनस 8 के, है ना। अब देखो इस a को इधर ले जाओ और इस माइनस 8 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 8 इक्वल में 2a माइनस a। तो क्या मैं a की वैल्यू 7 लिख सकता हूं यहां से भाई? अरे देखो माइनस 1 प्लस 8 कितना होता है, 7 होता है। 2a माइनस a कितना होता है, a होता है सर। तो आई थिंक ये बात क्लियर है तुम्हारे को कि a की वैल्यू क्या आ गई है, 7 आ चुकी है। दूसरा रेशियो क्या लिखेंगे आप,
और आप लिखेंगे कि 1/2 किसके इक्वल होना चाहिए, 2b + 1 डिवाइड बाय 5b - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 5b - 1 इक्वल 2 × 2b + 1, तो हो जाएगा बच्चा 5b - 1 इक्वल 4b + 2 के, 4b इधर -1 उधर, तो 5b - 4b इक्वल हो जाएगा बच्चा 2 + 1 के, तो आप लिखोगे b की वैल्यू क्या आएगी 3। अरे सर ये तो इजी था, इतना हम सोच ही रहे थे कि आप पता क्या हो जाएगा, बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा हाँ यार, बस आराम से देखना था, आराम से कैलकुलेट करना था। और यहाँ पे एक बात स्टार लगा के लिख लेनी है कि जब 3 रेशियो में से किन्हीं 2 रेशियो में वेरिएबल और एक कांस्टेंट हो, तो उन दोनों को कांस्टेंट वाले के इक्वल करने से हमारा आंसर आ जाता है। ओके, अब तुम टाइम पास करना चाहते हो तो एक काम करो, इन दोनों को इक्वल करके टाइम पास कर सकते हो। ठीक है ना, टाइम पास करना है तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको? अब देखो हमारे पास टोटल 14 क्वेश्चन है, तो मैंने यहां तक तुम्हें चीजें समझा दी है। अब आगे वाले क्वेश्चनों में अगर तुम चाहते हो कि कॉन्सेप्ट आराम से समझाया जाए तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, ये वाले वीडियो देखो, समझो, कोई डाउट आए तो पूछो। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 8 तक डिस्कस किया है। आई थिंक तुम्हारे को बातें पकड़ में आ रही हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12, 13, 14 6 एग्जाम्पल बचे वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि बच्चा वो टाइम लेंगे। और देखो मेरे को वीडियो को टाइम दिखेगा, मैं सोचूंगा यार थोड़ा जल्दी करता हूँ, तो वो जल्दी नहीं करनी है मुझे, इसलिए मैं टाइम लेके आराम से तुम्हें समझाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं डिस्कस, तब तक तुम इसको देखो, समझो, कोई डाउट आए तो पूछो। ओके बच्चा, थैंक यू।